नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 7 जनवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल चाइना देखो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम इस्टेब्लिश करने जा रहा है और इस डैम को बनाने से इंडिया को बहुत खतरा है, इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव रिपरकशंस हैं। जानेंगे इस आर्टिकल से। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। तीसरे नंबर पर ये जो आर्टिकल है कोलिजियम सिस्टम से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है। अभी देखो सिर्फ अंदरूनी सूत्रों से पता लग रहा है, लेकिन निर्णय ये है कि कोलिजियम ना अब आगे से जब उसे हाईकोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना है ना, तो अपॉइंट करने से पहले उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जरूर लेगा ताकि सही कैपेबल जो कैंडिडेट्स हैं वो जज बने। दूसरी चीज, वो कैंडिडेट्स जिनके रिश्तेदार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनको फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो नेपोटिज्म को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है, बट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसा राइटर बोलते हैं। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है? आप देखो छत्तीसगढ़ में ना बीजापुर एक डिस्ट्रिक्ट है और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम होम, वहां पे देखो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। मुकेश चंद्राकर ने एनडीटीवी में रिपोर्ट किया था। केस स्टडी में हालांकि ये बात नहीं लिखी गई, असल में आपको बता देता हूं। मुकेश चंद्राकर ने एनडीटीवी में 25 दिसंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करप्शन हो रहा है, काफी खराब रोड बनी है। तो इस खबर के पब्लिश होने के बाद में उनकी हत्या कर दी गई मुकेश चंद्राकर की, और ये इशू जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में आया। पूरे देश के जर्नलिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर काफी प्रेशर आया। अभी केस से जुड़े कुछ जो एक्यूज्ड लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस पूरी केस स्टडी में ना काफी सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं। प्रेस फ्रीडम का एंगल इन्वॉल्व है, करप्शन का एंगल इन्वॉल्व है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का जो एंगल है वो भी इन्वॉल्व है। तो देखो इस केस के उजागर होने के बाद आप डीएम हो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के, तो आप क्या एक्शन लोगे? आपके जो एक्शन है वो ऐसे होने चाहिए जो सभी डायमेंशंस को एड्रेस करें। जैसे करप्शन को कम करने के लिए आप क्या करोगे, पर्टिकुलर रोड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था जिसमें करप्शन उजागर हुआ उसमें जांच के लिए आप क्या करोगे, फिर ये जो हत्या हुई मुकेश चंद्राकर की फैमिली को कैसे इंसाफ दिलवाओगे, प्रेस फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए क्या करोगे। मतलब जितने भी डायमेंशन है सभी को एड्रेस करते हुए एज ए डीएम आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल गवर्नेंस में डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के ई गवर्नेंस वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो आर्टिकल में ना चाणक्य का जिक्र किया जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से ना स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और एथिकल लीडरशिप के ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनका इस्तेमाल करके गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाया जा सकता है, गवर्नेंस को एथिकल बनाया जा सकता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स किसने दिए? चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दिए। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं आज के समय में ना डिजिटल टूल्स के जरिए हम इन प्रिंसिपल्स को जो चाणक्य ने दिए इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में प्रिंसिपल्स दिए उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है डिजिटल टूल्स के माध्यम से। अगर देखो यूपीएससी पूछ ले डिजिटल गवर्नेंस का मतलब क्या है, राइटर बताते हैं देखो डिजिटल गवर्नेंस का मतलब ये है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। किस में? डिसीजन मेकिंग में और सर्विस डिलीवरी में। मतलब सरकार जो सिटीजन्स को सर्विस डिलीवर करती है और सरकार में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाता है तो ये डिजिटल गवर्नेंस है। अब डिजिटल गवर्नेंस से देखो कम्युनिकेशन आसान होता है और वर्क फ्लो स्मूथली चलता है। लेकिन देखो डिजिटल गवर्नेंस का जो अल्टीमेट एम है ना वो है जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है ना सरकार से, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना टेक्नोलॉजी की सहायता से। आपको एग्जांपल देता हूं। आज के समय में देखो जैसे दिल्ली है, कई राज्यों में ये सर्विस होगी लेकिन दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में कोई सर्टिफिकेट आपको लेना है
तो ना डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जब आपने रजिस्टर किया तब मैसेज आएगा, जब आपका काम पूरा हो गया वो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप लाइनों में लगते थे और बाद में कई देर लाइन में लगने के बाद में आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता था जो आपके पास नहीं होता था। बाद में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर बार बार आपको पूछने आना पड़ता था कि क्या हमारा काम हुआ, कल आना। ये जो कल्चर था ना पहले काफ़ी ज़्यादा था। आज के समय में ये कल्चर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ डिजिटलाइजेशन की सहायता से। ये एग्जाम्पल है डिजिटल गवर्नेंस का। अब ना राइटर अपनी तरफ से 3 एग्जाम्पल देते हैं। एक है आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ये आप दीजिएगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप तीनों एग्जांपल्स जो मैं दूंगा ना ये आप दे सकते हो जो आर्टिकल में दिए हुए हैं। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है? ये देखो एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो देखो सरकारी कर्मचारियों को ना ट्रेनिंग देता है। जैसे देखो डेटा एनालिटिक्स है, जनता से संबंधित डेटा है उसको कैसे एनालाइज किया जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो कैसे होना चाहिए, और नई नई जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज आई हैं जिनका उपयोग है गवर्नेंस में, तो इन सब के बारे में ना ये जो प्लेटफॉर्म है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है। क्योंकि देखो नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी और एम्प्लॉयज को अगर उनके बारे में पता ही नहीं होगा, वो यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर देखो गवर्नेंस में डिजिटलाइजेशन का अच्छे से उपयोग नहीं होगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे जाके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग कर सकते हैं, अपनी पोस्ट के हिसाब से जो उन्हें चाहिए वो सीख सकते हैं, जिसकी आज के समय में रिक्वायरमेंट है सर्विस डिलीवरी में। तो ये है आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। अब दूसरा एग्जाम्पल है ई ऑफिस इनिशिएटिव। ई ऑफिस इनिशिएटिव क्या करता है? पेपर वर्क को रिप्लेस करता है। मतलब ये डिजिटल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। पहले क्या होता था, फाइल बिल्कुल पेपर वर्क होता था, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे, एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे फाइल ऐसे मूव करती रहती थी। बट ई ऑफिस इनिशिएटिव में ना फाइल डिजिटली मूव करती है, काम जल्दी होता है। इवन कोई ग्रेवेंस जो आती है वो ग्रेवेंस भी जल्दी सोल्व होती है क्योंकि उसे ट्रैक किया जा सकता है बाकायदा, जल्दी जल्दी वो मूव करती है। मतलब पहले जो सिस्टम फाइल्स पूरी तरह से मैनुअली चला करती थी अब वो डिजिटली चलती हैं, तो स्पीड तो इससे बड़ी है। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई है कि फाइल कहां पे रुकी हुई है, किस कारण से रुकी हुई है। एम्प्लॉइज पे भी प्रेशर आता है कि हमारे, क्योंकि हर कोई देख सकता है कि इसके डेस्क पे इतनी फाइल्स पड़ी हैं, तो वो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी प्रेशर होता है कि फाइल्स को जल्दी निपटाना है। तो रियल टाइम बेसिस पे फाइल्स को ट्रैक करना, ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलना, ये पहले के अपेक्षाकृत काफी ज्यादा आसान हो गया है ई ऑफिस इनिशिएटिव की सहायता से। फिर नेक्स्ट है जीईएम प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। ये देखो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को ना ऑनलाइन शिफ्ट कर देता है। पहले प्रोक्योरमेंट होता था तो ना बकायदा टेंडर निकाला जाता था और उसमें करप्शन काफी ज्यादा होता था। बट ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में ना प्रोक्योरमेंट किसी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन हो सकता है और इससे करप्शन एंड इनएफिशिएंसी का स्कोप जो है पहले के अपेक्षाकृत काफी ज्यादा कम हो गया है। क्योंकि पहले मैनुअली प्रोक्योरमेंट होती थी तो उसमें देखो करप्शन होने पे भी ना अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब काफी ट्रांसपेरेंट हो गया है सिस्टम। कॉम्पिटिटिव बीडिंग होती है, मतलब जो सबसे कम रेट पे किसी सरकारी डिपार्टमेंट को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसकी बीडिंग स्वीकार कर ली जाती है। करप्शन का स्कोप काफी कम हो गया है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ई ऑफिस इनिशिएटिव और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तीनों के बारे में आप लिखिएगा जब ई गवर्नेंस के बारे में आपको कुछ लिखना हो। बट अब ना राइटर देखो चैलेंजेस भी बताते हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ आसान है, चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज है रेसिस्टेंस टू चेंज। बहुत सारे देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो देखो डिजिटल स्किल्स को अपनाना ही नहीं चाहते, मतलब उनकी तरफ से काफी रेसिस्टेंस आता है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जिसे बोलते हैं। कई लोगों में इंटेंशंस की कमी होती है कि वो सीखना नहीं चाहते और कई लोगों में कॉम्पिटेंसी कमी होती है, उन्हें ज्यादा समय लगता है सीखने में, तो इस वजह से उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है जो सीखना तो चाहते हैं बट सीख नहीं पा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो पहला चैलेंज ये है। दूसरा है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब जो मैंने शुरुआत में बात की,
दिल्ली में जैसे अभी ये हो रहा है, सब कुछ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, आप एक्सेस कर सकते हो जो सर्टिफिकेट आपने मांगा था। लेकिन देखो रूरल एरियाज में आज भी इंटरनेट और डिजिटल टूल्स की कमी है, तो वहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी इंटरनेट नहीं चलाते, कुछ चलाते हैं लेकिन उनको ये सब करना नहीं आता। तो इसलिए ये जो डिजिटल डिवाइड है ना शहरों और गांव के बीच में, इसे जल्दी से जल्दी हमें, इस गैप को हमें ब्रिज करना होगा। फिर नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। जैसे जैसे देखो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से जहां एक तरफ गवर्नेंस में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ये भी बढ़नी चाहिए, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सिक्योरिटी है उसे भी और ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लास्ट में राइटर देखो एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। राइटर ये बोलते हैं, देखो सरकार बहुत कुछ लेके आई है, बट कई बार ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ना इंसेंटिवाइज फील नहीं करते कि हम ये क्यों सीखें, मतलब हमें क्या ही फायदा होगा। तो ना सरकार थोड़ा ना इंसेंटिव भी इंश्योर करे, मतलब जो हमेशा पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए कैरेट एंड स्टिक की, वो पॉलिसी सरकार को फॉलो करनी चाहिए। डंडा तो दिखाओ कि हाँ सीखो, अदरवाइज तुम्हारी जॉब खतरे में है, लेकिन इसके साथ साथ देखो थोड़ा तो उनको इंसेंटिवाइज भी करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये जो आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जैसे हैं, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नए नए कोर्सेज सीख सकते हैं, नई नई स्किल सीख सकते हैं, ये सिर्फ अटेंडेंस ट्रैकर बन के रह जाएंगे। किसने अटेंड किया, क्या सीखा, मतलब आउटकम नहीं आएगी, फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। हाँ इतने एम्प्लॉइज ने इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को रजिस्टर किया और अटेंडेंस लगा दी। ट्रेनिंग की देखो असली सक्सेस तब इंश्योर होगी जब एम्प्लॉइज अपने नए स्किल्स को ना इफेक्टिवली अप्लाई करने लगेंगे। समझ गए? तो इसलिए इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को ना थोड़ा आउटकम बेस्ड बनाओ कि इन मॉड्यूल्स का आउटकम क्या निकल के आया, क्या एम्प्लॉइज ने वो स्किल्स अपने काम में यूज करना स्टार्ट की और काम जनता के लिए आसान हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चाइना देखो सांगपो रिवर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इसकी इंडिया के लिए क्या रिपरकशंस होंगी, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो चाइना का जो एक 5 ईयर प्लान है ना, 14th 5 ईयर प्लान, जो 2021 से लेकर 2025 के बीच में है। पहले हमारे देश में भी 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, आजकल नहीं है। तो इस 5 ईयर प्लान में ना चाइना ने ना लोकेशन बता के रखी है कि चाइना जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम इस्टेब्लिश करेगा वो कहाँ पे करेगा। पहले ना मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता देता हूं। देखो ये जो रिवर है ना, यारलुंग सांगपो रिवर, ये ऊपर देखो यारलुंग सांगपो रिवर, इस पे चाइना डैम बनाएगा। ये इस रिवर का ना रास्ता है, यहां पे ये रिवर ना यू टर्न लेती है। इस यू टर्न को बोलते हैं ग्रेट यू बैंड, ग्रेट यू बैंड। यहीं पे चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाएगा। तो ये यारलुंग सांगपो रिवर जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं सियांग रिवर। सियांग रिवर देखो जब असम में एंटर करती है ना, तो असम में फिर 2 रिवर्स ज्वाइन करती हैं सियांग रिवर को, दिबांग और लोहित, और फिर बनती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और यही ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। समझ गए? फिर से रिपीट कर देता हूं, यारलुंग सांगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, वहां इसे बोलते हैं सियांग रिवर। और सियांग रिवर जब असम में एंटर करती है तो दिबांग और लोहित रिवर इसे ज्वाइन करती हैं, और फिर बना के सब मिलके बनता है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब आप पूछोगे सर ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, तो इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा? इंडिया को देखो जबरदस्त नुकसान होने वाला है। इतना बड़ा डैम बनेगा, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। यहाँ पे इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। कल को अर्थक्वेक आ गया, थोड़ा सा भी डैम में ऊंच नीच हो गया तो सारा जो पानी है बह के इंडिया में आ जाएगा और इंडिया में ज़बरदस्त तबाही मचाएगा। इंडिया देखो यहाँ पे ना लोअर रिपेरियन स्टेट है, तो लोअर रिपेरियन स्टेट है तो अपर रिपेरियन स्टेट की ना कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो कुछ प्रोजेक्ट बनाए, तो इससे पहले ना लोअर रिपेरियन स्टेट के साथ में कंसल्ट कर ले।
बट चाइना ने यहां पे किसी प्रकार का कोई कंसल्ट नहीं किया। इंडिया के जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उनमें से देखो कई काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं इस बारे में। वो बोल रहे हैं कि हमें चाइना को ना इस प्रोजेक्ट के बारे में ना कंसर्न्स सीधा सीधा बताने चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो डायलॉग होता है उसी के अंदर ये बता दें हाँ जी ये थोड़ा प्रोजेक्ट भी है वो भी देख लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, फोर्सफुली इंडिया को बताने चाहिए कि देखो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी लानी होगी कि आप ये पूरा जो आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो इसका क्या नुकसान होंगे, ये इंडिया को क्लियरली चाइना को बताने होंगे। देखो जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई तो उसमें हम अपर रिपेरियन स्टेट हैं चाइना की तरह, लेकिन हमने इतनी अच्छी ट्रीटी पाकिस्तान के साथ में साइन की, इंडिया का क्रिटिसिज्म भी हुआ। ये बेस्ट ट्रीटी है कोई अपर रिपेरियन स्टेट लोअर रिपेरियन स्टेट के साथ में साइन कर सकता है। इतनी उदारता हमने इंडस वाटर ट्रीटी में शो की है। लेकिन चाइना देखो बिल्कुल भी उदार नहीं है इस मामले में। चाइना कभी कभी डेटा शेयर करता है ट्रांस बाउंड्री रिवर से संबंधित इंडिया के साथ में, लेकिन ज़्यादातर टाइम रेगुलरली चाइना हमारे साथ में डेटा शेयर नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना ये डैम बना क्यों रहा है। चाइना का ये कहना है कि 2060 तक ना हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे, तो उसके लिए ना हमें नेटवर्क ऑफ डैम्स बनाने हैं, हमें टेंस ऑफ थाउजेंड डैम्स बनाने हैं, और उन्हीं में से एक है ये यारलुंग सांगपो रिवर के ऊपर जो डैम हम बना रहे हैं। जब देखो यारलुंग सांगपो रिवर के ऊपर डैम बनेगा ना तो सिल्ट जो रिवर के साथ में बह के आता है, सिल्ट के बहने में इंटरप्शन आएगा, तो वो रिवर जब हमारे देश में एंटर करेगी तो उसमें सिल्ट नहीं होगा, जिससे दिक्कत आ सकती है। और दूसरा देखो पानी के बहाव को रोका जाएगा आर्टिफिशियली, तो रिवर्स का जो कोर्स है, रिवर का जो रास्ता है हमारे देश में चेंज होगा। इससे जो लोकल इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। राइटर देखो एक किस्सा शेयर करते हैं। 2004 में ना लैंडस्लाइड आया था, जिसकी वजह से ना तिब्बतियन हिमालयज में ना हिमाचल प्रदेश के नजदीक ना एक लेक बन गई थी, ग्लेशियल परेचू लेक। तो चाइना ने ना इसके बारे में हमें बता दिया था उस समय। तो उसके बाद इंडिया ने डेली बेसिस पे इस लेक को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया था। जून 2005 में ना ये लेक फट गई और सतलुज में ना बहुत सारा पानी बह के आ गया। देखो उस समय तो ठीक से कोऑर्डिनेशन हो गया था, चाइना की तरफ से थोड़ा डेटा मिल गया था, इसलिए डैमेज को थोड़ा कम किया जा सका। लेकिन देखो चाइना से ऐसा कोऑपरेशन हर बार नहीं मिलता है। बाद में इंडिया ने ये बोला कि आप रेगुलरली हमारे साथ डेटा शेयर करिए, चाइना नहीं करता है। इवन देखो अभी जो एक डैम है चाइना में, सेंट्रल चाइना में थ्री गोर्जिस डैम ना यांगजी रिवर के ऊपर में है, तो वो सबसे बड़ा डैम है। इवन उस डैम को लेके भी चाइना के एक्सपर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जताई थी कि ये इतना बड़ा डैम आपने बना दिया, बहुत ज़्यादा रिस्क है इस डैम में। तो और ये जो यारलुंग सांगपो रिवर के ऊपर डैम बनेगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम, यानी थ्री गोर्जिस डैम से भी बड़ा डैम, उसको लेके तो देखो चिंता और भी ज़्यादा बड़ी है। आप एक और एग्जाम्पल देखिए, मैकोंग रिवर है, चाइना से होके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाती है, जैसे लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में। तो चाइना ने ना इस मैकोंग रिवर के ऊपर 12 डैम बना के रखे हैं, और इन डैम्स के बनाने के ना लोअर रिपेरियन स्टेट्स को, यानी लाओस को, थाईलैंड को, कंबोडिया को ना बहुत सारी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इनको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन चाइना कुछ खास इनके साथ में शेयर करता नहीं है और उनकी मानता नहीं है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करता नहीं है। अभी देखो एक क्वेश्चन उठता है, क्या हमारे और चाइना के बीच में ट्रांस बाउंड्री रिवर्स से संबंधित डेटा शेयर करने के लिए क्या कोई एमओयू वगैरह है? एक देखो अम्ब्रेला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है ना उनके डेटा को शेयरिंग को लेके एक अम्ब्रेला एमओयू है, बट इसमें कुछ होता नहीं है, बस ये एमओयू साइन करके छोड़ दिया गया है। 2 स्पेसिफिक एमओयू भी हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर और सतलुज रिवर को लेके। सतलुज रिवर को लेके तो एमओयू तभी साइन हुआ था जब परेचू इंसिडेंट हुआ था, लेकिन देखो चाइना ने ना मना कर दिया कि हम पूरे साल डेटा नहीं देंगे आपको, बस एक बार दे दिया था, जरूरत पड़ेगी तो बाद में दे देंगे, पूरे साल हम नहीं देंगे आपको। तो एमओयू सतलुज से संबंधित जो एमओयू है उसका रिन्यूअल बाकी है, अभी रिन्यूअल हुआ नहीं है। और ब्रह्मपुत्र एमओयू, इसका रिन्यूअल हर 5 सालों बाद होता है। 2023 में इसका रिन्यूअल खत्म हो गया था, दोबारा से अभी होना है, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत चल रही है। और जो ये सभी रिवर्स को लेके एक बड़ा अम्ब्रेला एमओयू वो 2013 में साइन हुआ था, उसकी कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है, बट कोई एक्टिविटी अभी उसके अंदर हो नहीं रही है। एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, ताकि एनुअल मीटिंग्स हों दोनों साइड्स के बीच में, लेकिन इसमें भी देखो एनुअल मीटिंग्स हो नहीं पाई,
क्योंकि आपको भी पता है समय समय पे हमारे जो रिलेशन है ख़राब हो जाते हैं, जैसे गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हो गया, 2017 में डोकलाम विवाद के बाद रिलेशंस ख़राब हो गए थे। राइटर बोलते हैं देखो 1997 का ना एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज है, तो ये कन्वेंशन थोड़ा रोल प्ले कर सकती है इंडिया की साइड से। वैसे इंडिया और चाइना दोनों सिग्नेटरी नहीं है इस यूएन के कन्वेंशन के जिसकी हमने बात की है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, सिग्नेटरी तो कोई भी नहीं है। लेकिन देखो हम इस कन्वेंशन के फीचर्स को फॉलो करते हैं जिसमें ये सारी बातें बोली गई हैं, इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। इस कन्वेंशन में ना एक बात ये बोली गई है, जो अपर रिपेरियन स्टेट है ना सिर्फ उसकी मर्जी नहीं चलेगी, और ऐसा नहीं है कि अपर रिपेरियन स्टेट इस केस में चाइना अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे जिससे दूसरे देशों के इंटरेस्ट को नुकसान हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यूएन कन्वेंशन में साफ तौर पे बोला गया है। प्रॉब्लम देखो ये है, इंडिया और चाइना के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, और चाइनीज जो हैं वो इस प्रकार के कन्वेंशंस को डिस्कस करते नहीं हैं। इसी वजह से इंडिया जब भी उन्हें कोई कंसर्न जताता है ना कि भाई ये आप डैम बना रहे हो, इससे दिक्कत हो जाएगी, तो चाइना बोलता है ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है और इनसे ना कोई नुकसान नहीं होगा, पानी को हम इंपाउंड नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें वो करने लगते हैं, नुकसान नहीं होगा आपको, जाहिर तौर पे फॉर्मेलिटी करते हैं वो भी। तो इस वजह से इंडिया को ना चाइना को ना क्लियरली बताना चाहिए कि आपके जो क्लेम हैं वो कंप्लीटली गलत हैं, कि इनसे डाउनस्ट्रीम स्टेट्स को नुकसान नहीं होगा, पूरा नुकसान होगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इंडिया को अपने कंसर्न्स चाइना को बताने के लिए ना अभी बिल्कुल सही समय है। एक बार प्रोजेक्ट बन गया तो फिर देखो वो प्रोजेक्ट तो चाइना बंद करेगा नहीं और इंडिया के पास में करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो अभी टाइम है चाइना को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। देखो जब संविधान निर्माता संविधान बनाने के लिए डिबेट कर रहे थे ना, तो एक क्वेश्चन उनके सामने आया कि जजेस को अपॉइंट कौन करेगा। एक तरफ देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर करना था कि जजेस अपना काम ठीक से करें और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से करें, और तीसरी तरफ लेजिस्लेचर सभी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। लेकिन दूसरी तरफ चेक्स एंड बैलेंस भी इंश्योर करना था। चेक्स एंड बैलेंस जैसे एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए जुडिशरी के द्वारा, और जुडिशरी का भी कोई ना कोई कंट्रोल तो एग्जीक्यूटिव के पास में हो। मतलब ऐसा ना हो कि जुडिशरी किसी के प्रति कोई अकाउंटेबल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट यहां पे एक डायलेमा यही था कि अगर जुडिशरी को चेक करेगी एग्जीक्यूटिव, तो फिर तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में आ जाएगी ना, फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकेगी। तो ये डायलेमा था। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। ये बोला गया, संविधान में ये लिखा गया कि प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करेंगे, लेकिन अपॉइंट करने से पहले ना सीजीआई से कंसल्ट किया जाएगा। सीजीआई और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाएगा, यह संविधान में लिख दिया गया। लेकिन देखो 1993 तक तो ना कंसल्ट वर्ड का मतलब यह माना गया कि सिर्फ कंसल्ट करना है, और राय जो है सीजीआई की कि हाँ भाई किन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करना है, राय सीजीआई की मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये लागू होगी ही होगी। सीजीआई ने जो बोल दिया, राय मिल गई बस प्रेसिडेंट को, बाद में प्रेसिडेंट अपनी सुविधा के हिसाब से एक्ट करेंगे। लेकिन 1993 में जो सेकंड जज केस में जजमेंट आई ना, सेकंड जज केस की जजमेंट कहते हैं उसे, 1993 की जजमेंट है, इसमें यह बोल दिया गया नहीं, संविधान में जो लिखा गया है ना कि प्रेसिडेंट को सीजीआई और दूसरों के साथ में जो कंसल्ट करना है, कंसल्ट का मतलब है यहां पे कॉन्करेंस, मतलब उनकी बात माननी ही है। यानी जो 1993 में पासा पलट गया, 1993 से पहले पावर किसके पास में थी? प्रेसिडेंट के पास में। वो जजेस को अपॉइंट करते थे अपनी मर्जी के हिसाब से और फॉर्मेलिटी के लिए सीजीआई से कंसल्ट कर लेते थे। लेकिन 1993 में सेकंड केस जजमेंट में सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कंसल्टेशन का मतलब यहां पे कॉन्करेंस है, और कॉन्करेंस सिर्फ सीजीआई से नहीं, एक नया सिस्टम ही बना दिया 1993 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने
कि जजेस की अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करेगा? सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे ना सुप्रीम कोर्ट के, ये जो कोलिजियम होगा सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस का, ये डिसाइड करेगा कि किसे जज बनाना है, किसे नहीं जज बनाना है। बाद में 1998 में थर्ड जज केस में जो जजमेंट आया था, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नाम डिसाइड करने के लिए जो कोलिजियम होगा उसमें सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और हाई कोर्ट में जज वगैरह अपॉइंट करना है उसका नाम डिसाइड करने के लिए जो कोलिजियम होगा उसमें सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो ये सिस्टम बन गया था 1998 में। बाद में देखो 2014 में जब नई सरकार बनी ना बीजेपी प्लस दूसरे अलायंस की यानी एनडीए की, तो ना सरकार ने एक बिल पास करवा दिया। 2015 की ये बात है। बिल में ये डिसाइड हुआ था कि जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए ना एक सिस्टम बनेगा, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये कमीशन डिसाइड करेगा कि किसे जज अपॉइंट करना है। बट देखो सुप्रीम कोर्ट को ये बात सही नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला पहले जो सिस्टम चल रहा है कोलिजियम वाला वही सही है, हम यही मानेंगे। तो ये एनजेएसी का जो प्रोविजन किया गया था ना, इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सेंटर ने बोला कि भैया आप यानी कोलिजियम जो जजेस की अपॉइंटमेंट डिसाइड कर रहा है ना, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, जजेस के रिश्तेदारों को अपॉइंट कर दिया जाता है, बस आप अपनी मनमर्जी चला रहे हो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के नाम पे, और कुछ नहीं है, खराब सिस्टम है। तो देखो एक एमओयू बना था, एक एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस समय जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। जुडिशरी ने उस समय बोला था हम कोलिजियम में ट्रांसपेरेंसी वगैरह लेकर आएंगे। तो अब क्या हुआ है, ये तो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिया। अब देखो ये हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी ना, मतलब हाई कोर्ट में जिनको एज ए जज अपॉइंट करना है, अपॉइंट करने से पहले हम उनका बाकायदा इंटरव्यू लेंगे। ये पहली चीज। पहले इंटरव्यू नहीं होता था, सीधा पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे किसी को हाई कोर्ट में जज बना दिया जाता था। बट अब कोलिजियम इंटरव्यू लेगा और प्रोफाइल चेक करेगा, साक्षात इंटरव्यू लेके, जैसे यूपीएससी इंटरव्यू लेती है। कैपेबल लगेंगे तभी उनको हाई कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को जज नहीं बनाया जाएगा हाई कोर्ट में जिनके रिश्तेदार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को जज नहीं बनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे डाइवर्सिटी आएगी जुडिशरी में। हाँ, एक चीज हो सकती है कि कुछ कैपेबल जो कैंडिडेट हैं वो छूट जाएं क्योंकि वो रिश्तेदार होंगे ऑलरेडी किसी जज के, तो लेकिन डाइवर्सिटी इंश्योर करने के लिए जरूरी है ये पॉइंट कि रिश्तेदारों को अब जज नहीं बनने दिया जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो एक प्रकार से देखो कोलिजियम का जो क्रिटिसिज्म होता है ना काफी बार की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और दूसरा नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चलता है, और जो कोलिजियम है वो नाती रिश्तेदारों को ही अपॉइंट कर देता है। तो उस क्रिटिसिज्म को एड्रेस करने की कोशिश की है। बट यहां पे देखो कुछ कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न राइटर ये देते हैं, देखो नए जो सीजीआई आएंगे, अभी वाले सीजीआई ने तो चलो ये सिस्टम बना दिया है, नए जो सीजीआई आएंगे क्या वो इस सिस्टम को मानेंगे? जो एमओयू साइन हुआ था 2015 में सरकार यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, क्या उस एमओयू में इस सिस्टम को जगह दी जाएगी कि आगे से सिस्टम ये रहेगा और सभी आने वाले सीजीआई के लिए एप्लीकेबल है? इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, देखो कई बार वैसे कोलिजियम में ना एक चीज ये डिसाइड हुई थी कि कोलिजियम नाम डिसाइड कर लेगा किसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करना है। वो नाम भेजा जाएगा किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। हालांकि प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, लॉ मिनिस्टर बीच में आते हैं, लेकिन मैं आपको ब्रॉडर वे में बता रहा हूं। कोलिजियम नाम डिसाइड कर लेता है, फाइल भेजी जाती है प्रेसिडेंट के पास में। अब देखो पहली बार में ना प्रेसिडेंट उस फाइल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए। बट अगर फिर से कोलिजियम वो फाइल प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं ना, तो प्रेसिडेंट को वो फाइल साइन करनी ही होगी। ये तो है आइडियल सिस्टम। बट प्रैक्टिकली होता क्या है, टाइमलाइन तो बताई नहीं हुई कि प्रेसिडेंट को यानी सरकार को, प्रेसिडेंट तो सरकार के कहने पे ही काम करते हैं ना, सरकार को कितने समय में फाइल पे साइन करना है। तो काफी बार ना कोलिजियम किसी जज को अपॉइंट करने के लिए जब फाइल भेजते हैं ना, और सरकार को वो नाम पसंद नहीं है, तो सरकार ना बस फाइल पे हाथ धरे बैठ जाती है और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। वो फाइल पे मिट्टी जमती रहती है,
ये तो है पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फिर से रिकंसिडर करके भी, मतलब सरकार पहली बार में फाइल लौटा देती है कि इसे फिर से रिकंसिडर कीजिए, और कोलिजियम फिर से फाइल भेज देती है ना, तो भी फिर प्रेसिडेंट जो है ना साइन नहीं करते फाइल पे, और वो फाइल ऐसे ही धक्के खाती रहती है, धूल जमा होती रहती है। तो कहने का मतलब ये है, आइडियली जुडिशरी की प्राइमेसी है जजेस की अपॉइंटमेंट में, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी सरकार का जो इंटरफेरेंस है वो काफी ज्यादा है। सरकार ऐसे लोगों को जज बहुत मुश्किल से बनने देती है जिसे वो पसंद नहीं करती, क्योंकि वो फाइल पे साइन ही नहीं करती, बस फाइल पड़ी रहती है वहां पे। अब वैसे जुडिशरी इस चीज को क्रिटिसाइज तो करती है, सरकार को बोलती है कि आप क्यों नहीं साइन कर रहे हो, आपका काम है साइन करना, बट आज तक जुडिशरी ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है इस इश्यू पे कि हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिनों के अंदर अंदर साइन करके दे, क्योंकि ना जुडिशरी कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहती, टकराव नहीं चाहती एग्जीक्यूटिव के साथ में। इस वजह से वो कोई स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर अभी तक नहीं पास कर पाई है सरकार के अगेंस्ट कि आप फाइल जल्दी से जल्दी साइन करके लौटाइए, और हमने जो रिकमेंडेशन दी है उसके अनुसार इस जज को अपॉइंट कीजिए। तो ऐसा ऑर्डर अभी तक जुडिशरी ने स्ट्रिक्टली पास नहीं किया है, और सेंटर जो है वो कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन में बाधा अटकाता रहता है। तो राइटर ये बोलते हैं, आप कोलिजियम में बदलाव ला ही रहे हो तो कम से कम ये बदलाव भी लेके आओ कि सरकार और सेंटर जो है वो किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस जजेस की अपॉइंटमेंट में ना कर सकें, आप ये भी इंश्योर करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने देखो अभी ये डिस्कस किया था, ये कोलिजियम वाला आर्टिकल जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ना कुछ खबरें आ रही हैं जिसके अनुसार जो कोलिजियम है उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेगा जिनको हाई कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करना है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं ऑलरेडी जज के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनके रिश्तेदार कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छी शुरुआत है, बट राइटर बोलते हैं देखो सरकार जो अभी इंटरफेयर करती है ना प्रोसेस में, कि कोलिजियम कोई फाइल भेजता है लेकिन सरकार साइन नहीं करती, लौटा देती है, या फिर जब कोलिजियम फिर से उस फाइल को सरकार के पास भेज देती है फिर भी प्रेसिडेंट उस फाइल पे साइन नहीं करते जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, इसे ठीक करना होगा जुडिशरी को, तभी फायदा होगा। फिर ये डिजिटल गवर्नेंस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि आज के समय में चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं डिजिटल टूल्स। 3 इनिशिएटिव की हमने बात की, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ई ऑफिस इनिशिएटिव और ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये आई गोट कर्मयोगी ये ट्रेनिंग देने के लिए है, ई ऑफिस फाइल्स की स्मूथ मूवमेंट के लिए, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये प्रोक्योरमेंट के लिए। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, देखो कुछ एम्प्लॉयज बदलना नहीं चाहते, इंसेंटिव नहीं है उनको, डिजिटल डिवाइड है, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं। तो ये सारा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर वो चाइना वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से चाइना में सबसे बड़ा डैम बन रहा है ग्रेट बैंड यू के पास में, कंसर्न्स है, सिल्टेशन इंटरप्ट होगा, लोकल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच सकता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, डिजास्टर आ सकता है। तो इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर वर्ड्स में चाइना को बताना चाहिए, लीपापोती नहीं करनी चाहिए, क्लियर टर्म्स में कि भाई देखो हम ये साइन नहीं करेंगे। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोलिजियम से संबंधित आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एक ये जो डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन था ये भी अटेम्प्ट करना है। तो 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में, दोनों 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।